नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन म्हारो राजस्थान का, और एक एक खबरों को देखेंगे। लेकिन शुरुआत जोधपुर की खबर के साथ, जहां जोधपुर में बीएसएफ अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है और जवानों का हौसला बढ़ाया। गृह मंत्री अमित शाह के सामने जवानों की तरफ से श्वान टीमों ने एक से बढ़कर एक करतब भी दिखाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऊँटों का हथियारबंद दस्ता, बाइक पर जवानों के हैरतअंगेज करतब और स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी, ये सब हुआ बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस के समारोह में। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बीएसएफ के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों को सम्मानित भी किया। इस समारोह में सबसे पहले बीएसएफ के जवानों ने ऊँटों पर प्रदर्शन किया, जिसमें रेगिस्तान में तस्करों का पीछा करने, क्रॉस कंट्री रोलिंग और औचक निरीक्षण का प्रदर्शन किया गया। साथ ही बुलेट पर बहादुर जवानों ने भी कई स्टंट किए। गृह मंत्री अमित शाह के सामने कदम से कदम मिलाते हुए बीएसएफ के जवानों ने अपने अनुशासन और एकता का भी प्रदर्शन किया। साथ ही गृह मंत्री के सामने बीएसएफ के हथियारों की परेड भी निकाली गई। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ परेड का निरीक्षण भी किया। वहीं परेड से कुछ सेकंड पहले बीएसएफ विंग के स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव ने आसमान से सुरक्षा का जायजा भी लिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जवानों का ये बलिदान एहसास दिलाता है कि भारत अजेय है। साहस, शौर्य, बलिदान, इसके बल पर ही आपने देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसका बिरुद प्राप्त करने का काम किया है। और न केवल आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं, वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। निरंतर देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा को सुरक्षा देने का आपका जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आपने बहुत बखूबी निभाया है। और इसके लिए डीजी बीएसएफ से लेकर बल के सबसे छोटे जवान तक सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं पूरे भारत सरकार और देश के करोड़ों देशवासियों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद आप सभी को देता हूं। कार्यक्रम में बीएसएफ के जवानों के साथ ही श्वानों ने भी बहादुरी का प्रदर्शन किया और नक्सल प्रभावित इलाके में कवर देते हुए नक्सली को पकड़ने में मदद की। वहीं श्वान टीम के एक सदस्य ने गृह मंत्री अमित शाह को सलामी देकर उनका स्वागत किया। बता दें, ऐसा पहली बार है जब जोधपुर में बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस समारोह के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सर्किट हाउस परिसर के पास लगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण भी किया। 1100 किलोग्राम की ये प्रतिमा कई धातुओं से मिश्रित होकर बनी है। 11 फुट और 8 फुट ऊंचे स्थान पर उसको लगाया गया है। इसकी हाइट भले 11 फुट हो, इसकी सुगंध युगों युगों तक पहुंचेगी, इस पूरा भरोसा है। कि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के जोधपुर दौरे पर रहे, जहां जोधपुर कैंप में बीजेपी नेताओं सहित मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। वहीं अमित शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मौजूद रहे। बाद में डिफेंस एयरपोर्ट से शाह सीधे बीएसएफ गेस्ट हाउस पहुंचे थे और समारोह में शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर आज रहे, जहां उन्होंने राजधानी जयपुर में कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में शिरकत की। वहीं सामोद में मंदिर में दर्शन भी किए। ये खास रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी रविवार को जयपुर पहुंचे। कांग्रेस सांसद ने यहां खेड़ापति बालाजी मंदिर में कांग्रेस के नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने इस कैंप में मार्शल आर्ट सीखा। इस दौरान राहुल गांधी कराटे यूनिफॉर्म में नजर आए। कराटे यूनिफॉर्म में राहुल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें, ये कैंप पिछले 8 दिनों से चल रहा है। ऐसे में रविवार को राहुल गांधी ट्रेनिंग कैंप पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही कार्यकर्ताओं को फिटनेस का संदेश भी दिया। रविवार सुबह एयरपोर्ट पर पहुंचने पर राहुल गांधी का स्वागत गर्मजोशी से किया गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सूत की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। हालांकि राजस्थान के किसी भी नेता को ट्रेनिंग कैंप में जाने की इजाजत नहीं दी गई। योजना अभी तक है, नाम बदल दिए गए, क्या मुझे एतराज नहीं है, बदलो नाम कुछ भी करो, पर योजना बंद मत करो। अब क्या है कि माहौल ऐसा बन गया राजस्थान में कि नई सरकार ने इस योजना को 25 लाख 10 लाख कर दिया है या बंद कर दिया है। तो जो एक सीरियसनेस थी डॉक्टरों में, सीरियसनेस थी, अंकुश भी था उनके ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल पे, वो तमाम खत्म हो गए। तो जनता भी उस बता दें, कांग्रेस का ये ट्रेनिंग कैंप कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की विचारधारा की गहराई से समझ देने के लिए आयोजित किया जाता है। इस बार भी देश भर के चुनिंदा नेता इसमें शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं को चरखा चलाना भी सिखाया गया। इसके साथ ही दूसरी कई गतिविधियों के जरिए कार्यकर्ताओं को पार्टी के मूल सिद्धांतों के बारे में बताने की कोशिश की गई। जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह जयपुर पहुंचेंगे। पीएम मोदी का दौरा और इसी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। पीएम मोदी कल सुबह जयपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन करेंगे। सुबह करीब 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे जयपुर। उद्घाटन सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर को 1 बजे तक चलेगा और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का विधिवत तौर पर उद्घाटन करेंगे। कई औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधि भी कल जयपुर पहुंचेंगे। इसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी तैयारियों को अमली जामा पहनाया गया है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। राजधानी जयपुर में तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री के दौरे का इंतजार राजस्थान को है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आ रही है पीएम के दौरे को लेकर कि पीएम कल सुबह 10 बजे जयपुर पहुंचेंगे। तो वहीं राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहले साल का सबसे महत्वाकांक्षी आयोजन सोमवार से राजधानी जयपुर में शुरू होने जा रहा है और सोमवार को राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। आयोजन में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों से उद्यमी और निवेशक हिस्सा ले रहे हैं। वहीं कई देश इसमें पार्टनर कंट्रीज की भूमिका भी निभा रहे हैं। ये खास रिपोर्ट भी देखिए। निवेश के पंख से उन्नति की उड़ान, राजस्थान को मिलेगी नई पहचान। 9 दिसंबर से राइजिंग राजस्थान, सुनहरे भविष्य की आस, संकल्प का विश्वास।
सूबे में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार एक बड़ा और महत्वपूर्ण इवेंट होने जा रहा है। 9, 10 और 11 दिसंबर को सीतापुरा के जेसीसी कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस समिट को खास बनाने के लिए सूबे की सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पिंक सिटी का चप्पा चप्पा चमकाया जा रहा है। कहा जा सकता है कि सजाने का जो काम है वो बड़ा तेजी से यहाँ पर देखा जा सकता है। प्लांटेशन का जो काम है वो आप देख सकते हो। स्टेट हैंगर से लेकर जो जवाहर सर्किल है या जेएलएन मार्ग की बात की जाए, आमेर फोर्ट की बात की जाए, तमाम ऐसे जो प्रमुख जो चौराहे हैं उनको कहा जा सकता है कि इसी अंदाज में जयपुर विकास प्राधिकरण और जो विभिन्न एजेंसियां हैं वो सजाने में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उद्घाटित होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट में देश और दुनिया के कई बड़े कारोबारी शामिल होने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जबकि 17 देश पार्टनर कंट्री के तौर पर शामिल होंगे। भारत में नियुक्त 13 देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। 5000 से अधिक कारोबारी हिस्सा लेंगे। हर दिन 2 भागों में होगी चर्चा। 13 प्रमुख विषयों पर होगा मंथन। राज्य सरकार के दावे के मुताबिक अब तक 30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हो चुके हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर आगमन से पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने कमान संभाल ली है। 11 आईपीएस समेत 4000 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा। शहर में प्रवेश वाले रास्तों पर विशेष नाकाबंदी, होटल, धर्मशाला में सघन चेकिंग, अभय कमांड सेंटर से निगरानी, यातायात व्यवस्था के लिए 2 आईपीएस समेत 1200 पुलिसकर्मी तैनात। राइजिंग राजस्थान के दौरान कमिश्नरेट से करीब 11 आईपीएस अधिकारी, 500 के करीब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एएसआई और 2800 के करीब हेड कांस्टेबल्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, जिनमें करीब 400 महिला कांस्टेबल है। ओवरऑल डिप्लॉयमेंट के अंदर ट्रैफिक के मैनेजमेंट के लिए भी 2 आईपीएस ऑफिसर रहेंगे और उनके साथ लगभग 1200 के करीब जवान रहेंगे, जो पूरे शहर में जहाँ जहाँ इवेंट्स होगी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। दरअसल जब से भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, तब से ही वे राजस्थान को विकसित राज्यों की पंक्ति में खड़ा करने के भागीरथी प्रयास में जुटे हैं। राइजिंग राजस्थान जैसे आयोजन की बदौलत वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 5 साल में दोगुनी करना चाहते हैं। 3 दिन चलने वाले इस आयोजन में प्रदेश के आने वाले सालों की दिशा और दशा तय होगी। प्रदेश में औद्योगिकरण और विकास की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। यहाँ 85 तरह के खनिज भी हैं और फूड प्रोसेसिंग के लिए कृषि आधारित इनपुट भी। टूरिज्म में भी राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। वहीं यहाँ का हर शहर किसी न किसी उत्पाद के लिए जाना जाता है। 3 दिन के समिट के बाद जो निवेश धरातल पर उतरेगा, यकीनन वो विकसित राजस्थान की नींव रखेगा। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो प्रदेश सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी आयोजन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आखिरी दिन यानी कि 11 दिसंबर को एमएसएमई कॉन्क्लेव होने जा रहा है। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों के लिए भी निवेश और नई तकनीक के स्तर पर काफी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें यह बात भी सामने आ रही है कि 2028 तक प्रदेश में उद्योगों को 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी और बिजली कटौती खत्म हो जाएगी। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्योगों के अखिल भारतीय संगठन लघु उद्योग भारती की ओर से ये आयोजन करवाया जा रहा है। वहीं 11 तारीख को एमएसएमई कॉन्क्लेव के बाद लघु उद्योग भारती के कौशल विकास केंद्र की शुरुआत होने जा रही है। शहर के जगतपुरा इलाके में इसे बनाया गया है। करीब 30 लाख करोड़ से ऊपर तक का ये राजस्थान एक इतिहास रचने जा रहा है। लघु उद्योग भारती भी इसका एक सहभागी है और हमारे राज्य के लिए तो गर्व का विषय है ही। और एक रिकॉर्ड और जो बनने जा रहा है वो है कि इसमें आज तक इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स के अंदर जो इस तरह के राइजिंग राजस्थान जैसे इवेंट चाहे किसी भी नाम से हुए हैं, उनकी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है। स्किल की इसमें मिनिमम 500 रुपये फीस रखी है और एक ग्रामीण परिवेश से निकले हुए 10th क्लास के बच्चों को प्रशिक्षण के लेके हर माह कम से कम 500 से 1000 बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
उधर अजमेर में विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। स्पीकर वासुदेव देवनानी दरगाह संपर्क सड़क पर नई पुलिस चौकी का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे दरअसल, और इसी दौरान एसपी वंदिता राणा समेत पुलिस के अधिकारी, बीजेपी पदाधिकारियों के बीच हिस्ट्री शीटर आकाश सोनी भी खड़ा नजर आया। देवनानी के पहुंचने पर उनका स्वागत करने के लिए कुछ आगे बढ़ा, कुछ लोगों की उस पर नजर पड़ गई और इसके बाद पुलिस ने उसे साइड में किया, उसे वहां से जाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक आकाश सोनी पर फायरिंग, हथियार रखने, शूटर बुलाने, हत्या की साजिश रचने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। गंज थाने का यह हिस्ट्री शीटर है। बहरहाल अब पुलिस उसके कार्यक्रम में आने को लेकर जानकारी जुटा रही है। पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करता यह दिखाई दिया है। तो गंज थाने का हिस्ट्री शीटर वासुदेव देवनानी के आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा था। तस्वीरों में देखिए, यहां पर पुलिस की मौजूदगी भी थी, अधिकारियों की मौजूदगी थी, और चौंकाने वाली बात तो यह है कि पुलिस के कई अफसर उससे बात करते हुए दिखाई दिए। हालांकि बाद में जैसे नजर पड़ी उसे वहां से हटाया गया, जाने के लिए कहा गया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को अलवर के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा कि पीएम मोदी का खेलो इंडिया विजन के तहत अलवर में सांसद खेल उत्सव की शुरुआत की गई है। इसे जिले में खेल को बढ़ावा देने के लिए 2 तरह के खेल, क्रिकेट, एथलेटिक्स प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ कहा वो सुनिए। दोनों तरह के खेल है। क्रिकेट तो बच्चों में लोकप्रिय है ही, लेकिन उसके साथ अलवर में एथलीट बहुत हुए हैं। तो एथलेटिक्स है, लॉन्ग जंप है, शॉट पुट है, वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल के साथ बैडमिंटन है, और भी खेल खो खो है, कबड्डी है, कुश्ती है। हम इसकी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन भी शुरू करा है। मैराथन भी हम लोग करा रहे हैं। लॉन्ग मैराथन भी है, 41 किलोमीटर की, शॉर्ट मैराथन भी है। तो डीडवाना कुचामन पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के नाम से व्यापारियों को धमकाने, फिरौती मांगने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। इन आरोपियों ने गोदारा को व्यापारियों के नंबर दिए थे और करीब 1 सप्ताह पहले कुचामन सिटी के 5 व्यापारियों को रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण के नाम से व्हाट्सएप पर मैसेज और वॉइस कॉल पर धमकी दी गई थी। कुचामन पुलिस ने सूरत पुलिस के सहयोग से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। चारों आरोपी सूरत के रास्ते मुंबई भागने के फिराक में थे। पुलिस ने सफी खान, सरफराज खान, शोएब खान और रहीम खान की गिरफ्तारी की है। पकड़े गए सभी अपराधियों की परेड निकाली पुलिस की तरफ से और इनको पैदल जो कुचामन शहर के कई मार्गों से घुमाया गया ताकि पुलिस के प्रति आम जनता में विश्वास बना रहे। नहीं, और का होगा तो ये इस बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारे जिस प्रकरण में है, हमारी स्टेट लेवल पुलिस से, वहाँ पे जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है, उनसे भी हमारी बात हुई है। जो उनके लेवल पे जो बाहर से, जो कि इसमें संधि होती है, उसी के आधार पर बाहर से एक जो मुलजिम को लाने की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, उसके तहत लगातार उसमें काम कर रही है और जो भी होगा उसमें बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राजसमंद जिले में लगातार दूसरे दिन भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां पर चारभुजा थाना इलाके के देसूरी की नाल में स्कूली बच्चों से भरी हुई एक बस पलट गई। इस हादसे में 3 छात्राओं की मौके पर मौत हो गई। 50 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। हादसे में गंभीर रूप से घायल छात्रों को उदयपुर रेफर किया गया। घायल बच्चों को देसूरी, चारभुजा, आमेठ में इलाज करवाया गया। सभी घायल बच्चों को राजसमंद जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। स्कूली छात्रों की बस राजसमंद जिले के चारभुजा थाना इलाके के देसूरी की नाल में पंजाब मोड़ के पास हादसे का शिकार हुई है। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए। इस हादसे में जिन 3 स्कूली छात्रों की मौत हुई है वो आमेठ के रहने वाले थे। ये गाड़ी चारभुजा की तरफ से आ रही थी। हम लोग ने पहले ही वहां से, हम लोग पहली गाड़ी हमारी उधर से पहली गाड़ी थी, यहाँ क्या आई तब तक ये पलटी बस हो गई थी और 4 भाई ऊपर से चढ़ के बच्चे को निकाल रहे थे। हम लोग ने भी ये 4 और लोगों को रोक के सब बच्चों को बाहर निकाला। उसमें से टोटल 65 बच्चे हमारे, मतलब जैसे पूछा हमने सर वगैरह को, टोटल 65 बच्चे थे। उधर कोटपुतली के सबलपुरा इलाके में पैंथर दिखने के बाद लोगों में दहशत है। पैंथर खेतों में लोगों को भागते हुए दिखाई दिया और किसी ने उसका वीडियो भी बनाया है।
आपको बता दें कि अभी तक वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैंकुलाइज नहीं किया। ये तस्वीरें देखिए, पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। अब पैंथर पुरानी हवेली से बाहर निकलकर मोहल्ले में भागता हुआ घूम रहा है। लोगों में पैंथर को लेकर दहशत का माहौल है। लोग घरों से बाहर ना निकलकर छतों से पैंथर को देखने में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। देखिए, गलियां पूरी तरह सूनी है, इलाका पूरी तरह सुना है। ये बहरोड के शहरी इलाकों में पैंथर की आवाजाही हुई है। ऐसे में वन विभाग की टीम को भी पैंथर ने चकमा दे रखा। फिलहाल टाइगर रिजर्व सरिस्का की टीम और बहरोड वन विभाग की टीम की तरफ से पैंथर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए, ये लाल घेरे में पैंथर देखिए किस तरीके से बहरोड के शहरी इलाके में दहशत फैलाता पैंथर कैमरे में कैद हुआ। सबलपुरा मोहल्ले के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल नंबर 3 के पास लकड़ियों में यह छिपा हुआ था पैंथर। करीब 12 बजे इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। बहरोड से वन विभाग की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया तो पैंथर खेतों की तरफ भाग गया। इसके बाद पैंथर कॉलोनी से निकलकर जैतपुरा मोहल्ले के पुरानी हवेली में छिपा। पैंथर की सूचना पर बहरोड वन विभाग ने सरिस्का को भी सूचना दी और इसके बाद थाना अधिकारी महेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शोरगुल सुनकर पैंथर बाहर निकला और यहां पर मौजूद लोगों के बीच भगदड़ मच गई। ट्रैंकुलाइज एक्सपर्ट यहां पर डॉक्टर दीनदयाल मीणा के नेतृत्व में टीम बहरोड भी पहुंची है। लेपर्ड को पकड़ने के लिए पटाखे भी फोड़े गए हैं। इसके बाद मकानों की छतों से दौड़ते हुए दूसरे मकानों में घुसा है। फिलहाल ये टाइगर रिजर्व सरिस्का की टीम और बहरोड वन विभाग की टीम पैंथर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। उधर सुजानगढ़ के निकटवर्ती ग्राम मुरडाया के पास में पड़े नारियलों के कचरे के ढेर में अचानक से आग लगी। इससे दूर तक धुआं दिखाई देने लगा है। लोगों ने मामले की जानकारी दी सुजानगढ़ दमकल को और इस पर नगर परिषद सुजानगढ़ की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दूसरी तरफ सालासर धाम में चढ़ने वाले नारियलों से जो कचरा निकलता है और बचने वाला जो कचरा है उसके ढेर में आग लगने से इस आग ने तेजी से रफ्तार पकड़ी और हवा भी चल रही थी। खुले में ये नारियलों के खोल थे। काफी तेजी से आग आगे बढ़ी। मौके पर काफी सारे ग्रामीणों की भीड़ लग गई। आग को बुझाने के लिए दमकल जेसीबी की सहायता से भी कोशिश की गई है। फायर इंचार्ज भी यहां पर मौके पर मौजूद रहे। दूसरी तरफ नारियल का कचरा गड्ढे में काफी ज्यादा होने के कारण आग बुझाने में शाम तक कोशिश करते हुए देखे गए। पानी के टैंकर्स भी मौके पर मंगवाए गए हैं। उधर कोटा के बोरखेड़ा के अरब रोड के राजनगर इलाके में देर रात को बाइक सवार बदमाशों ने हंगामा किया, जमकर उत्पात मचाया। ये बदमाश बाइक पर सवार होकर आए। 3 बदमाशों ने राजनगर इलाके में कार, टेम्पो, ऑटो के शीशे तोड़ने की वारदात को अंजाम दिया। मौके से बदमाश भाग खड़े हुए और हालांकि इन बदमाशों का लोगों ने पीछा भी किया लेकिन वे फरार होने में कामयाब रहे। वारदात के बाद लोगों में आक्रोश है और पीड़ित वाहन मालिकों ने बोरखेड़ा थाने में इसे लेकर के शिकायत दी है। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारी तो जो आके तोड़ गए तो हमारे को तो पता ही नहीं पड़ा। इनके बेफटाके चल रहे होंगे खाना गार्डन पास में ही तो जो हमने तो फिर बाद में देखा ना इनके गेट के पास वाले के मारा ना। जो हमने देखा जो बस वो फिर आए ना जो तो बगते दिखे बस। कैसे थे वो बाइक से थे। कितने जने थे? 3 जने थे। एक तो बैठा था गाड़ी स्टार्ट ही कर रखी थी उसने तो 2 जने मार के गए। उधर श्री गंगानगर में फाइनेंस का अवैध धंधा खूब फल फूल रहा है। सूदखोरी का एक ऐसा मकड़जाल बना जाता है कि एक बार जो इसमें फंस गया वो बाहर निकलना उसका लगभग नामुमकिन होता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। क्या है वो? सूदखोरों का मकड़जाल, बर्बाद हो रहे परिवार। घर पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है जी। घर पे तो कुछ नहीं बचा, सारा कुछ उसने लूट लिया। ना खाता ना बही, जो सूदखोर कहे वही सही। पिछला खाता काट के और प्लेंटे काट के ऐसे खाता घुमाता रहा वो स्टार्टिंग में। ऐसे करते करते खाते हुए काफी बड़े कर दिए। पैसों के लिए धमकाते हैं सूदखोर। कभी यही मारने की, कभी कहते घर से छुपा दूंगा, कभी कहते मेरे पास लड़के कुटवा दूंगा, पैर तोड़वा दूंगा। अलग अलग तरह की धमकी देता है। जान से मारने तक की धमकी दी थी इसने। सुना आपने कैसे पैसों के लिए सूदखोर धमकी देते हैं। ये महज एक मामला नहीं, ऐसे कई लोग श्री गंगानगर में शातिर सूदखोरों के मकड़जाल में फंसे हुए हैं।
वो तो इस परिवार की खुशनसीबी है कि इनकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और सूदखोर को गिरफ्तार किया। लेकिन सूदखोर की गिरफ्तारी से पहले ये परिवार अपनी गाढ़ी कमाई गंवा चुका है। महज 50,000 रुपए के बदले में ये लोग अब तक लगभग 32 लाख रुपए वसूल चुके हैं। अब परिवार को फरवरी में बेटी की शादी की चिंता सता रही, क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं बचा। अब ये लोग चाहते हैं कि इन्हें न्याय मिले और इनके पैसे भी वापस किए जाएं। हमें तो न्याय मिलना चाहिए सर, और गरीब लोग और भी इन फाइनलों से बचने चाहिए, ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो। मैं तो टूट गया जी बिल्कुल। चाहते हैं हमारा न्याय हो जाए, हमें हमारे पैसे मिल जाए, बस यही न्याय। अब आपको बताते हैं कि कैसे सूदखोर के मकड़जाल में ये परिवार फंसा और कैसे इस मामले का खुलासा हुआ। दरअसल श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र के रहने वाले 19 वर्षीय युवक विनीत वर्मा को शातिर सूदखोर नवतेज सिंह रामगढ़िया ने अपना व्यापार के लिए 50,000 रुपए उधार दिए। सूदखोरी का ऐसा मकड़जाल बुना कि 2 साल के अंदर ही 50,000 की मामूली रकम के एवज में तकरीबन 27 से 32 लाख रुपए उसने वसूल लिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित युवक विनीत वर्मा अवैध फाइनेंस का धंधा करने वाले फाइनेंसर की धमकियों और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर घर छोड़कर निकल गया। तब जाकर परिजनों को पूरे मामले का पता चला। सितंबर को इसने मेरे को बैंक उधम सिंह चौक बैंक पे धमकी दी थी कि मेरे को कल के 11 बजे से पहले किस्त चाहिए। तो मैं उस मामले में डर गया और 26 तारीख को घर से निकल गया था। मुझे किस्त दे नहीं पाया इसलिए। तो घर से निकल कर क्या इरादा था आपका जाने का? इरादा सर कुछ नहीं था, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। वैसे मैं सूरतगढ़ पहुंचा था, पर घर वालों में फोन काफी आने लग गया, तब घर वापिस आ गया। तब जाकर परिजनों को? हाँ जी। शातिर सूदखोर के मकड़जाल में और भी कई लोगों के फंसे होने की संभावना है। ऐसे में पुलिस जहां एक और गहनता से शातिर सूदखोर से पूछताछ कर रही, तो वहीं एसपी ने सूदखोरी के मकड़जाल में फंसे लोगों से पुलिस में रिपोर्ट करने की भी अपील की, ताकि फाइनेंस का अवैध धंधा करने वाले लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके। मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की सूदखोरी की जो कुछ लोग धंधा करके लोगों से एक्सटॉर्शन करना चाहते हैं, उन सभी के खिलाफ कोई भी शिकायत प्राप्त होगी तो मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और सभी लोगों से ये अपील है, खास करके नवयुवकों से, यदि वो किसी तरीके के भुलावे में, बहकावे में, किसी तरीके के झांसे में आए, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी कि अपने परिवार को जरूर बताएं। ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शातिर सूदखोरी के मकड़जाल में और भी कई लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में श्री गंगानगर पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने मकड़जाल में फंसे उन सभी लोगों से पुलिस में रिपोर्ट करने की अपील की है, ताकि शातिर सूदखोर के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। जैसे हम लोग चुनाव में आगे बढ़ रहे थे तो मेजॉरिटी हमको दिख रही थी, हम लोग सिंपल मेजॉरिटी अच्छे से लेंगे लग रहा था, फिर लग रहा था 170 तक जाएंगे। लेकिन जिस समय 5% का इंक्रीज हुआ तो कुछ पत्रकारों से मैंने बातचीत की, मैंने उनको कहा कि 5% का इंक्रीज दो ही चीजें करता है, या तो इनकम्बेंट गवर्नमेंट को सिमट देता है, हम 50-60 में सिमट जाएंगे, या फिर जो हमको ग्राउंड पर दिख रहा है कि देयर इज अ पॉजिटिविटी अमंग्स पीपल, तो ये हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री देगा। तो ये तो अंदाजा आया था, लेकिन ये लैंडस्लाइड इतना छप्पर फाड़ के होगा इसका अंदाजा नहीं था। तो न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि एकनाथ शिंदे पहले दिन से हमारे साथ थे। साथ ही उन्होंने बताया कि जब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था तो उन्होंने संयम का परिचय दिया था। अभी लोग कह रहे हैं कि शिंदे हैं तो सेफ हैं, सब मामला निपट गया, सब सुलझ गई बात, होम मिनिस्ट्री आप ही के पास है कि उधर देनी पड़ेगी? देखिए, पहले दिन से हम लोग साथ में ही हैं जी। खबरें तो कुछ भी चल जाती है ना, खबरों का थोड़ी कोई सिर पैर थोड़ी होता है और हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। शिंदे जी पहले दिन से साथ में थे। शिंदे जी ने जब हम लोग बैठे उस समय हमारे लीडर्स के सामने भी बात कही कि मैं भी ये समझता हूं कि जिस प्रकार का नंबर लोगों ने बीजेपी को दिया है तो बीजेपी को अपना चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, इसलिए कोई उनके मन में भी कंफ्यूजन नहीं था। और होम मिनिस्ट्री किसके पास रहे, यूडी किसके पास रहे और फाइनेंस किसके पास रहे, इसके बारे में कल चर्चा हम करने वाले हैं। जैसे चर्चा कंक्लूड होगी आपके कान में बता दूंगा। पहले बताइएगा, सबसे पहले। बिल्कुल।
आपसे एक पर्सनल सवाल, आप मुख्यमंत्री थे, ज्यादा नंबर्स आपके पास थे, आपको उस हालत में भी डिप्टी सीएम बनना पड़ा, उसके बाद गजब का कमबैक है। पर्सनली उस वक्त आपको कैसा लगा और इससे कैसे आप बाहर निकल कर आए? ये हम सब के लिए एक लेसन होगा, हम सबको ऊपर नीचे देखना पड़ता है। क्योंकि हम महाराष्ट्र की धरती पर है तो अपने यहाँ शिरडी के साईं बाबा को बहुत लोग मानते हैं। तो साईं बाबा के पीछे एक वाक्य लिखा हुआ है, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का मतलब होता है सब्र। तो श्रद्धा रखो और सब्र रखो तो सारी चीजें ठीक होती है। वही मैंने किया। तो न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मोदी जी ने मुझे परम मित्र कहा। उन्होंने कहा, आपने बहुत अच्छा किया, आप लोगों को बधाई, विजय का आनंद बहुत बढ़ा। मोदी जी ने परम मित्र कहा आपको, तो जब ये जीत, इतनी बड़ी जीत हुई, तो सबसे पहले उन्होंने आपसे क्या कहा? नहीं, उन्होंने, जब मेरी उनसे फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, आप लोगों को बहुत बधाई। ये उनका पहला वाक्य था और मुझे लगता है कि उससे निश्चित रूप से जो हमारे विजय का आनंद था वो बहुत बढ़ा। तो न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि खाद्य कीमतों को मुद्रास्फीति से अलग करने पर चर्चा शुरू करने का समय आ गया है। पीयूष गोयल ने यह भी सवाल उठाया कि ब्याज दरें टमाटर और दाल जैसी वस्तुओं की मांग को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। I can't for the life of me understand how the demand of onion or tomatoes or potatoes or rice or pulses is going to be affected by interest rates, whether they are high or low. I just can't for the life of me believe that we have not yet been able to evolve out of a outdated historical thinking where we are looking at the total retail inflation or CPI. It's time, as the famous saying goes, when things change, you have to change with time. Life is not always just a constant. And I do believe some economists should put their heads together and try to decipher what is the impact of high interest rates on food inflation, and are we not actually fueling further inflation and adding to the woes of inflation to the common man by keeping interest rates high? I personally believe this is a debate whose time has come. तो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिन के रणथंभौर के दौरे पर हैं और इस दौरान प्रियंका गांधी ने शनिवार शाम को रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण किया, टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। टाइगर सफारी के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा को रणथंभौर के जोन नंबर 3 में बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी माही के दीदार हुए हैं और इस दौरान प्रियंका गांधी और बाघिन रिद्धि और माही के बीच करीब 2 से 3 घंटे तक लुका छिपी का खेल भी चलता रहा। कभी बाघिन रिद्धि और माही प्रियंका के सामने आ जाती तो कभी अचानक से जंगल की झाड़ियों में ओझल हो जाती। टाइगर साइटिंग के दौरान प्रियंका ने बाघिन रिद्धि को शिकार के लिए एक सांभर के पीछे दौड़ते हुए भी देखा, लेकिन बाघिन सांभर का शिकार करने में नाकाम रही। इसके बाद बाघिन रिद्धि और उनकी बेटी माही जोन नंबर 3 के राजबाग इलाके में पहुंच गए। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा भी बाघिन के पीछे पीछे राजबाग के इलाके में पहुंच गई और यहां पर प्रियंका ने बाघिन रिद्धि और माही की अटखेलियों को करीब से देखा। सवाई माधोपुर की तस्वीरें, जहां रणथंभौर में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भ्रमण किया और टाइगर्स को करीब से देखा है। माही और रिद्धि के दीदार उन्हें इस दौरान हुए। वहीं आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दावे तो करती है, लेकिन धरातल पर जो स्थितियां हैं वो इससे एकदम उलट हैं। डूंगरपुर जिले में 8000 स्टूडेंट वाले जिले के सबसे बड़े श्री भोगीलाल पंड्या कॉलेज का खंडहर भवन इन दावों की पोल खोल रहा है। हालात यह है कि इन कमरों में बैठकर पढ़ाई करना तो दूर, इनके नजदीक से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं है। और इन बदतर हालातों में कैसे युवा अपना भविष्य सुधारने की कोशिश कर रहे हैं बिना सरकार के सपोर्ट के, इस रिपोर्ट में देखिए। सबसे बड़ा कॉलेज
हाल बेहाल, 20 कमरे 133 की जरूरत, खस्ता हाल भवन दे रहा हादसे क्यों न्योता। ऐसे कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। कहने को तो डूंगरपुर का श्री भोगीलाल पंड्या कॉलेज जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है, लेकिन ये कॉलेज आज अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रहा। यहाँ पढ़ने वाले 8000 छात्र हमेशा डर के साए में पढ़ने को मजबूर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉलेज में छात्रों के रजिस्ट्रेशन को देखते हुए यहाँ 133 कमरे होने चाहिए, लेकिन यहाँ महज 20 कमरे ही हैं। इन कमरों में ही प्रिंसिपल रूम, स्टाफ रूम, एकेडमी रूम, लाइब्रेरी समेत कई दूसरी व्यवस्थाएं भी हैं। ऐसे में क्लासेस चलाने के लिए मात्र 15 कमरे बचे। कमरों की कमी की वजह से कई क्लासेस भी रेगुलर नहीं चल पाती, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। इस कॉलेज का बाकी का हिस्सा खंडहर हो चुका। पुराने भवन की हालत भी, इसकी छत, दीवारें, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसकी बानगी है, प्लास्टर कभी भी गिर जाता है, छत टूटकर गिर सकती है तो दीवारें भी सुरक्षित नहीं। इसके नीचे बैठकर पढ़ाई करना तो दूर, नीचे से गुजरना और आसपास खड़े रहना भी खतरे से खाली नहीं। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को हमेशा डर लगा रहता है कि ना जाने कब छत उनके ऊपर गिर जाए। कॉलेज की बिल्डिंग जो आधे का जो भवन है वो आधे से भाग खंडर अवस्था में है, क्योंकि बारिश के दिनों में कई भवन ऐसे हैं जो यहाँ विद्यार्थियों को बैठने में कई समस्या आती है, क्योंकि बारिश के टाइम में कई भवन ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। जिससे डूंगरपुर जिले का सबसे बड़ा विद्यालय, लेकिन यहाँ के जो भवन है वो काफी खस्ता हाल है और पूर्ण रूप से खंडर हो चुकी है। सिर्फ आगे का जो भाग है वो अभी तक सही सलामत है। जिले का सबसे बड़ा SBP कॉलेज होने की वजह से इस बिल्डिंग का उपयोग कई कामों के लिए होता है, खासकर इलेक्शन के दौरान। मतदान दलों की रवानगी से लेकर EVM की सुरक्षा और मतगणना में भी इसी कॉलेज की बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से ये कॉलेज किसी खतरे से खाली नहीं। हालांकि इलेक्शन में नए कमरों का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन इसके बाद कॉलेज के पास दूसरे कमरे नहीं होते। ऐसी सूरत में कॉलेज बंद रहता है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। ज्यादातर ये भवन बार बार इलेक्शन में लेने की वजह से भी बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इस बारे में SBP कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश निनामा का कहना है कि कॉलेज के खंडहर भवन की जगह पर नया भवन बनाने के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया गया। सरकार की ओर से मंजूरी आने पर नई बिल्डिंग बनाने का काम भी किया जाएगा। सरकार से हम पुनः निवेदन करते हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं कि उनके लिए कोई राशि सैंक्शन हो जाए। जो हमने प्रस्ताव बनवा के भेजा PWD और रोडसीको से, लगभग 126 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया है, ताकि पुनर्निर्माण किया जा सके इस महाविद्यालय का और अच्छी शिक्षा दी जा सके। साल 1961 में शुरू हुआ ये कॉलेज आज रखरखाव के अभाव में जर्जर हो चुका है। PWD ने तो इस भवन को गिराने तक की बात कही। वो तो गनीमत है कि अभी तक यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन सरकार और प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 के लिए जयेश पमार की रिपोर्ट। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ हिंदू समाज में आक्रोश दिख रहा है और प्रदेश के अलग अलग शहरों में हिंदू समाज ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर्स को अलग अलग जगह पर ज्ञापन दिए गए हैं। वहीं व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रख करके आक्रोश प्रकट किया गया है। 3 अलग अलग तस्वीरें झालावाड़, राजसमंद और जालौर की, जहां पर बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले और बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की खिलाफत की है। और इसी के साथ ही मारो